हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डीजे दीपक जोशी है। मेरा पास आज कोई काम नहीं है, मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। ना भैया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अगर ऐसा कहूंगा तो क्या पता कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस पर उत्तराखंड सरकार द्वारा कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, जानते हैं क्या था मामला और कैसे आयुष रावत पर की गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा कार्रवाई। विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि अब उस मामले में क्या कुछ हो रहा है। आयुष भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया दीपक भाई। मैंने कहा कि मेरे पास आज काम नहीं है, आराम से बैठा हूँ। आपको इसको सुन के क्या लगा? जी, मुझे वही घटना याद आई 15 जुलाई की। 15 जुलाई की सुबह मैं एक मीम अपलोड करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर। बस मीम एक इतना था कि जो पुनीत सुपरस्टार की एक वीडियो है उसमें मैंने एडिटिंग करके एआई के माध्यम से पुष्कर सिंह धामी जी की शक्ल लगा दी थी और वो इतना बोल रहे थे कि आज मेरे पास कोई काम नहीं है, आज मैं खाली हूँ, सोचा आपको भी बता दूँ। इतना वो मीम था, एक एडिट किया हुआ। और कुछ उनकी ही पोस्ट पे जो कमेंट्स आते हैं, मैंने वो कमेंट्स उस एडिटिंग के माध्यम से उस वीडियो के ऊपर चिपका दिए। तो जब आपने पोस्ट वहाँ चिपकाया तब क्या हुआ? उसके बाद होता है यूँ, कुछ ऐसा है कि शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे एक पुलिस वाली की गाड़ी तो नहीं थी, वो एक प्राइवेट गाड़ी थी, जैसे पर्सनल कार होती है, उसमें से 2 लोग उतरते हैं। उसमें एक मैम उतरती है जो कि बिना ड्रेस में होती है, सिविल यूनिफॉर्म में होती है। मैंने सोचा ऐसे कोई लोग होंगे, जैसे आसपास घर के लोग आते हैं कि इसका घर बता दो, उसका घर बता दो। फिर उनके साथ एक कांस्टेबल भी आता है। उस समय मैं अपनी गाड़ी घर के अंदर पार्क कर रहा था, स्कूटी। तो मैंने जैसे स्कूटी अंदर की, मैं गेट बंद करने बाहर आया तो जो पुलिस वाले थे वो मुझे ऐसे खींचते हुए, घर से धक्का मारते हुए बाहर लेके गाड़ी में जाके उन्होंने मुझे धकेल दिया जैसे मैं कोई आतंकवादी हूँ, बहुत बड़ा टेररिस्ट हूँ, या मैं कुछ किसी का मर्डर किया हो। या ऐसे तो मर्डर करने वाले के साथ भी नहीं करते। इस तरीके से उन्होंने मुझे धक्का मार के गाड़ी में बिठा दिया। मेरी मम्मी अंदर खाना बना रही थी, उन्होंने देखा बाहर क्या हो तो भागते हुए आई। उनको कुछ बताया नहीं क्या हुआ, क्या क्यों ले जा रहे हैं आपके लोग, कहाँ ले जा रहे हैं। मेरे को गाड़ी में बिठाया, मेरी मम्मी को आप चौकी पहुँचो सीधा। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने उनसे कहा कि क्या बोलते हैं, मेरी गलती क्या है। तो जो पुलिस वाली मैडम थी उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ मार दिए। कह रहे तुझे पता नहीं है तेरी क्या गलती है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे वो वाली वीडियो दिखाई। मैंने कहा ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो नॉर्मल है। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने ट्विटर अकाउंट पे अपनी ऐसी वीडियो अपलोड करते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसको मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसी सकारात्मक आलोचना होती रहनी चाहिए और इसको आगे बढ़ावा देनी चाहिए। मतलब बढ़िया, हमारा यूथ आजकल मतलब कुछ क्रिएटिव कर रहा है। तो मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, मुझे चौकी ले गए। चौकी में लगभग 1-1.5 घंटा मुझसे पूछताछ की। उसके बाद 1-1.5 घंटा पूछताछ करने के बाद वो मुझे ऐसी चौकी में ले गए जो चौकी हमारे क्षेत्र में पड़ती भी नहीं है, कुंडेश्वरी चौकी, वहाँ ले गए वो मुझे। फिर मेरी मम्मी को वहाँ कर, मेरी मम्मी बाहर चौकी खड़ी थी, उनको कहा आप वहाँ पहुँचो। क्यों पहुँचो, क्या पहुँचो, कुछ पता नहीं। वहाँ कुंडेश्वरी चौकी ले गए मुझे। तो उन्होंने वहाँ तकरीबन 11 बजे तक मेरी मम्मी वहाँ रुकी रही। उसके बाद समझा बुझा के मेरी मम्मी को भेज दिया कि अगले दिन इसे छोड़ देंगे या जो भी है। 11 बजे मेरी मम्मी वापस घर जाती है। मेरे से लगभग ये रात के 2-3 बजे तक पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बीच में मेरे को लातों से भी मारते हैं, मुझे अलगाववादी, आतंकवादी तक बोलते हैं, क्योंकि मैं जो मीम्स बनाता हूँ। कौन बोल रहा था? पुलिस वाले। क्योंकि जो मैं मीम्स होते हैं, मेरे जो वीडियोस होती हैं, इनमें मैं कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करता हूँ या मतलब सरकार से सवाल पूछता हूँ कि जैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड है, उत्तराखंड मांगे भू कानून है, मूल निवास 1950 है, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। तो मैं इनसे अपने मीम्स या अपनी वीडियोज़ के माध्यम से सरकार से पूछता हूँ कि इन मुद्दों पर सरकार क्या कर रही है और कुछ नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से मीम बनाया कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, खाली बैठा हूँ, आप सोचा आपको बता दूँ। यह आपने किस उद्देश्य से बनाया था? इसके ऊपर मैंने नीचे जो कमेंट्स थे, मतलब एज अ फन बनाया था, फन वे में बनाया था मैंने। जैसे मतलब आजकल चलते हैं मीम्स बनते हैं, मीम्स क्यों बनते हैं, हंसाने के लिए बनते हैं लोगों को। तो उसमें जो नीचे कमेंट्स थे, कमेंट्स मैंने वो चिपका रखे थे जो उनकी पोस्ट पे खुद आते हैं, जो उन्हीं की पोस्ट पे आते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप ये अंकिता भंडारी वाले हत्याकांड पे क्या कर रहे हो। यहाँ आपने उस टाइम पे एक मुद्दा चल रहा था केदारनाथ वाला, जिसको केदारनाथ धाम को दिल्ली ले जाने की बात कर रहे थे कि एक उसकी वो भी बनाएंगे। तो ऐसे कई सारे उसमें कमेंट्स थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कमेंट्स उसमें चिपकाए हुए थे। बिल्कुल दोस्तों, हमारे देश के युवाओं को थोड़ा सा भूलने की आदत है। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं, यह वही लड़का है जो पिछले दिनों, कितनी तारीख बताई आपने? 15 जुलाई को एक मीम शेयर करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, जिस पे बड़ी ही एक्टिव तरीके से उत्तराखंड पुलिस एक्शन लेती है और इनको पकड़ लिया जाता है। बड़ी पूछताछ होती है, इनके साथ मारपीट होती है। यह मुद्दा पूरे उत्तराखंड में एक चर्चा का विषय बन जाता है
और उसके बाद आज आयुष हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि उस समय तो इनसे अनेक लोगों ने बात की, लेकिन हमने सोचा हम आज बात करें कि अब उस केस में क्या हो रहा है, अब क्या स्थिति है, क्या हो रहा है। जी लगभग 15 जुलाई से आप मान सकते हैं 1-1.5 महीने से ऊपर हो चुका है। मैं इन दौरान कई जगह गया, पुलिस चौकी में गया, कोतवाली में गया, थाने में गया, कई जगह गया, अपने मतलब इंसाफ की बात की, मतलब अपने राइट्स की बात की कि ये तो ह्यूमन राइट्स हैं, मतलब संविधान में भी हमारे अधिकारों का वो किया, तो आपने अधिकारों का हनन किया है। जो भी आपने मेरे साथ किया ये कहीं ना कहीं से किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो मेरे साथ काफ़ी लोग भी थे इस दौरान, काफ़ी लोग समर्थन में भी आए, उनका मैं धन्यवाद कहूँगा। तो हम लोगों ने चौकी में भी जाके प्रदर्शन किया, वहाँ जाके पूछा पुलिस वालों से क्या क्या करोगे। तो जब हमने वहाँ जाके प्रदर्शन किया तो उन्होंने हमें टालने के लिए कहा कि हमें 14 दिन का समय चाहिए, 14 दिन में हम इस मामले की जाँच करके आपका मतलब आपके हित में वो कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे। तब भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं कई जगह चौकी में गया, सीसीटीवी फुटेज मांगी, ये किया वो किया, मुझे कहीं ना कहीं से अभी तक कुछ इंसाफ नहीं मिला। अभी भी मैं इंसाफ के लिए इधर उधर भटक ही रहा हूँ। अभी मैंने पुलिस प्राधिकरण में भी शिकायत की है, ह्यूमन मानव अधिकार में भी शिकायत की है कई जगह, और सीएम पोर्टल में भी शिकायत की है, कई जगह शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मतलब कोई भी मेरे पक्ष में नहीं हुआ है फैसला। बिल्कुल पक्ष में नहीं हुआ। आप हमें बताएंगे कि पुलिस ने तो आपको उठाया, उसके बाद किसी नेता का फोन आया आपके पास? जी फोन डायरेक्टली तो नहीं आया, पर इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश की मुझे, और कई इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए। क्या हाँ। मैसेज था? वही कि हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपका साथ देंगे इस मामले से निकलने के लिए। मतलब आपके पक्ष वाले नेताओं और उनके समर्थकों ने आपका सपोर्ट किया? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपकी छवि उत्तराखंड सरकार के प्रति क्या बन रही है? आप किस रूप से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? जी ये तो एक साफ साफ तानाशाही है एक तरह से, कि तानाशाही की तुम हमारे खिलाफ कुछ बोलोगे तो हम तुम्हें पीट देंगे या पिटवा देंगे। ऐसे उत्तराखंड में कई मुद्दे हैं आजकल, कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी तो किसी की जेल में तक हत्या तक हो जाती है। एक आपने प्रकरण सुना होगा, ऋषिकेश में रणवीर सिंह रावत थे, उनकी जेल में हत्या हो गई थी, फिर उन्हें कह दिया हार्ट अटैक आ गया। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हमारे उत्तराखंड में आए दिन कभी किसी को मार देने, कभी किसी की हवालात में मर्डर, वो खून हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कोई गुंडे पीट के चले जा रहे हैं, और गुंडे पीट के जा रहे हैं तो ये तो उसमें पुलिस प्रशासन इतनी जल्दी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। एक मीम बनाने पे इतनी जल्दी कार्रवाई हो रही है, वो कार्रवाई तब क्यों नहीं होती जब कोई किसी का रेप करता है। आज अंकिता भंडारी के वो मर्डर और वो रेप को कितना टाइम हो गया, 2-3 साल से ऊपर होने वाला है, अभी तक सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया। तारीख पे तारीख देते हैं, ये तारीख वो तारीख, अरे जितनी जल्दी मुझ पे कार्रवाई की उतनी जल्दी उन पे क्यों कार्रवाई नहीं करते, जबकि सारे सबूत हैं, किसने किया, क्यों किया, क्या किया, सब सरकार के पास है। क्यों कानून की बड़े मुद्दे हैं, इनका कहना भी ठीक है। अगर आपकी पुलिस इतनी सक्षम है तो उसको, जो उत्तराखंड में अपराध होते हैं, लगातार नशे का कारोबार बढ़ रहा है, महिलाओं के प्रति घटनाएं बढ़ रही हैं, और भी ऐसी अनेक घटनाएं हैं, चोरी लगातार बढ़ रही है, लोग जगह जगह अपनी गाड़ी से लोगों को कुचल दे रहे हैं और गोली तक मारते रहे हैं। आपने देखा अनेक केस उत्तराखंड में हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार को ये समझना चाहिए इनके हिसाब से कि वह उन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करे जो यहाँ की समस्याएं हैं, न कि बल्कि जो उन लोगों पर जल्दी कार्रवाई करे जो उनके खिलाफ थोड़ी सी विचारधारा रखते हैं या मीम के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि आप लोगों को जागरूक करते हैं? जी बिल्कुल, जागरूक तो नहीं, पर मैं अपनी मतलब जितनी मेरी ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे मेरा एक पेज है बॉय फ्रॉम उत्तराखंड नाम से, मेरे उसमें 12-13 हज़ार फॉलोअर्स हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने मेरे फॉलोअर्स हैं मैं उनको सही मतलब चीज़ें भी दिखाऊं अपने पेज के माध्यम से। अपने जिन लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, मेरे 12-13 हज़ार लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनके हित में भी बोलूं, जनता के हित में आवाज़ उठाऊं। तो मेरी यही कोशिश रहती है। जो आप सोचते हैं कि यह जनता के हित में हो रहा है, हो सकता है वह किसी जनता के अहित में भी हो रहा हो। वह जनता वह हो सकती है जो सरकार को पसंद करती हो, तो उसके तो अहित में भी हो सकता है ना। इसलिए आपके मानक क्या है कि यह जनता के हित में ही हम कर रहे हैं? जी बहन हमारी भी है, उनकी भी बहन है। किसी के साथ रेप होता है तो ऐसा तो है नहीं कि आज मेरी बहन के साथ गलत हो रहा है उसकी बहन के साथ ना हो। बहनें सबकी हैं, माताएं सबकी है, भाई सबके हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ अभी एक प्रकरण हुआ है, हमारे पत्रकार हैं कोई, तो उनकी भी उन्होंने शराब माफियाओं के खिलाफ खुलासे किए, तो उनको भी बेहरे में से पीट दिया। आज वो अस्पताल में एडमिट है ऋषिकेश में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जो माफियाओं के खिलाफ बोल रहा है, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, या तो पुलिस वाले उन्हें उठा के ले जाते हैं। आज हम बॉबी पवार भाई की बात करते हैं, उन्होंने इतने घोटाले खोले, इतना कुछ किया, कभी उन्हें भी एक टाइम पे इतना संघर्ष करना पड़ा, कभी उन्हें पुलिस वाले ले जाते थे, कभी कुछ कर देते थे। हम बात करते, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे बीच जिन्हें मतलब तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है।
तो आपको लगता है कि उत्तराखंड में तानाशाही है? बिल्कुल, उत्तराखंड में तानाशाही चल रही है। अभी मैं बात करता हूँ परसों की, तो मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे, बॉबी परमार भाई की है, वो प्रेस वार्ता की है उन्होंने, तो उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे देखने को मिले मुझे जो मुझे खुद तक कभी पता नहीं थे। भर्ती घोटाले, 2 लड़के हैं हमारे ऐसे उत्तराखंड के जो कि भर्ती में पूर्ण रूप से भर्ती थे, पुलिस भर्ती में, तो उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया गया, और जब उन्होंने इसके बदले में आवाज़ उठाई कि हमारे साथ गलत हुआ है तो उन पर मुकदमा कर दिया गया, फर्जी मुकदमा। आपको अब डर नहीं लग रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड में तानाशाही की सरकार है, अगर सरकार को यही बात आपकी पसंद नहीं आई तो इस पर भी कार्रवाई हो सकती है ना? सोच के बोलना होगा आपको तो। जी बिल्कुल, कार्रवाई हो सकती है, और मैं किसी बिना मतलब किसी सबूत के ये नहीं बोल रहा है, ये सब आप जीता जागता उदाहरण है, अखबारों में कटिंग है, न्यूज़पेपर्स में डाले जा रहे हैं। बात कर रहा हूँ मैं बॉबी भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये कई सारे न्यूज़ चैनल्स में डले हुए हैं ऑफिशियली, आप देख लो, इसका उदाहरण है। मैं किसी बिना उसके तो तर्क के या बिना किसी सबूत के तो बोल नहीं रहा, मेरे साथ खुद घटित हो चुका है ये मामला। आप ये बताइए कि एक मीम अपलोड करने पे क्या क्या 4 ऐसी धाराएं लग सकती है। नंबर 1, राष्ट्रद्रोह, मीम अपलोड करने पे राष्ट्रद्रोह करने वाली कौन सी धारा अपलोड बनती है? डिफॉर्मेशन की धारा लगा दी। जहाँ तक मेरे को पता लगा, वकीलों से, जितने लोगों से मैं मिला, जानकार लोगों से, उनका कहना है डिफॉर्मेशन की धारा कोर्ट से लगती है, कोई पुलिस वाला नहीं लगा सकता चौकी के अंदर। अश्लीलता फैलाने की धारा मेरे पे लगाई जाती है। ऐसी मैंने कौन सी अश्लीलता फैला दी सोशल मीडिया पे? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा 5 से 6 सेकंड का मीम था वो, उसमें मेरे पे अश्लीलता फैलाने की धारा लगी है। तो ऐसी कई सारे, और एक ऐसी चौथी धारा हुआ है कि देश की शांति भंग करने की, राज्य की शांति भंग करने की। एक 5 सेकंड की मीम से राज्य की शांति भंग हो सकती है? बिल्कुल दोस्तों, अगर यह मुद्दा ऐसा हुआ जो हमने पिछले दिनों देखा, तो यह उत्तराखंड के लिए विशेषकर शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को बोलने की आज़ादी है, सभी लोग आज़ाद हैं, हम एक आज़ाद देश में रहते हैं, यहाँ हमें अपने मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों का हक है। लेकिन उस देश में अगर कुछ राजनीतिक पार्टी या कुछ नेता के प्रशंसक ऐसा करवाते हैं या करते हैं, या उनसे कहा जाता है कि हमारे नाम से ये करो, तो ये उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं गलत है। सभी लोगों को अपनी मानसिकता को लोगों तक पहुंचाने का अधिकार है। अगर आपको उससे आपत्ति है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम यह चाहते हैं, आपने किस आधार पे किया। लेकिन यह सीधे तौर पर पुलिस के हवाले कर देना, उनके साथ मारपीट करना, जेल में बंद कर देना, बड़ी बड़ी धाराएं लगा देना, यह तो थोड़ी सी अटपटी बात उत्तराखंड में अवश्य ही लगती है। तो अब आप क्या करते हैं वैसे आयुष भाई, आप पहले ये बताइए। मैं, जब मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया था उससे पहले मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 19 वर्ष उम्र है। मैं BA 3rd ईयर का छात्र हूँ, और साथ में मैं दिल्ली में जॉब भी कर रहा था, क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि मुझे अब उनके साथ हाथ बटाना पड़ा, तो मैं 19 वर्ष की उम्र में जॉब पे लग गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद मेरी जॉब वॉब सब छूट गई। गिरफ्तार करने के बाद इन्होंने मेरा फ़ोन तक सीज़ कर दिया। मैंने 3 महीने जॉब करके अपनी जमा पूंजी जो भी जमा की थी अपने, उससे एक नया फ़ोन लिया था कि मैं इससे आगे जाके वीडियोस बनाऊंगा, और वीडियोस बनाऊंगा, समाज में जागरूकता फैलाऊंगा। तो इन्होंने मेरा फ़ोन भी सीज़ कर दिया, और अभी तक आज 1.5-2 महीना हो गया इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लौटाया है। इनका कहना यह है कि उस फ़ोन से अपराध हुआ है, क्राइम हुआ है। आप ये बताइए मुझे। तो फ़ोन कहाँ है, किसके पास है इसमें? चौकी, मेरा फ़ोन तो चौकी में सीज़ हुआ था। उनका कहना है कि फॉरेंसिक जांच के लिए गया है। अब मेरा कहना यह है कि ऐसे कौन सी फॉरेंसिक जांच के लिए गया है? क्या मैंने उससे मर्डर कर दिया था, या क्या मैं आपको आतंकवादी लगता हूँ? एक 5 से 6 सेकंड का मीम बनाने के लिए क्या मैं आतंकवादी हूँ? क्या मैं मर्डरर हूँ जो फॉरेंसिक जांच के लिए मेरा फ़ोन गया है? ये सब बहानेबाजी हैं, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जहाँ बड़े बड़े कांड हो रहे हैं उनको पकड़ा तक नहीं जा सकता है, वह भाग जाते हैं दूसरे। कितने लोग नेपाल भाग जाते हैं, यूपी बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे राज्यों में भाग जाते हैं, विदेश लोग भाग जाते हैं अपराध करके। लेकिन एक लड़का जो कहीं नहीं भाग सकता, उसे पकड़ लिया जाता है, और उसका मोबाइल अभी तक इनके हिसाब से पुलिस थाने में है, यह बता रहे हैं खुद। तो इनकी बात हमने सुनी, पूरे प्रकरण को समझा, जाना, और हमें लगता है कि उत्तराखंड में इस समय इस लोकतांत्रिक सरकार में ऐसे कृत्य अगर हो रहे हैं तो यह कहीं न कहीं कुछ जनता पर नकारात्मक प्रभाव भी डालेंगे। इसलिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए, उन नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से आम जनता में यह संदेश न जाए कि हमारे राज्य में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसा हमारे द्वारा किया जा रहा है जो आम जनता को
चुभ सकता है या यूँ कहूँ कि उनकी भावनाओं को आहत कर सकता है। इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष भाई आपका बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपके माध्यम से मेरी आवाज़ कई लोगों तक पहुंचेगी और कई लोग जागरूक भी होंगे इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।